उस रात माइक पर बेटे ने हंसते हुए कहा, पापा अब आप इस घर में नहीं आश्रम में आराम करेंगे। और सारे रिश्तेदार तालियां बजाने लगे। मेरा बेटा खुश था, बहू मुस्कुरा रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस फाइल पर उन्होंने धोखे से मेरे हस्ताक्षर लिए थे वो जायदाद के नहीं बल्कि उनकी बेदखली के कागज थे। जिंदगी में सबसे भारी बोझ क्या होता है? पिता के कंधे पर बेटे का जनाजा नहीं, उससे भी भारी होता है जिंदा पिता के सामने उसके सम्मान का जनाजा, जो उसका अपना बेटा निकाल रहा हो। मैं दीनानाथ अवस्थी 35 साल पोस्ट ऑफिस में सेवा देने के बाद पिछले हफ्ते ही रिटायर हुआ था। जीवन भर लोगों के खत, उनके मनी ऑर्डर, उनकी खुशियां और गम उन तक पहुंचाता रहा। लोग मुझे ईमानदार बाबूजी कहते थे। मैंने कभी अपनी कुर्सी का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। पूरी ज़िंदगी एक ही सपना देखा था कि रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी की यादों वाले इस पुराने घर में अपने बेटे रोहित और बहू कविता के साथ सुकून से रहूंगा। पोते के साथ लूडो खेलूंगा और शाम को पार्क में पुराने दोस्तों के साथ चाय पीऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं अपना बुढ़ापे का सहारा समझ रहा हूँ वो मुझे ही बेसहारा करने की योजना बना चुका है। आज मेरे रिटायरमेंट की पार्टी थी। घर को फूलों से सजाया गया था। वही घर जिसकी एक एक ईंट मैंने अपने पेट काट कर जोड़ी थी। जब रोहित छोटा था तो इसी घर की छत टपकती थी जिसे ठीक कराने के लिए मैंने अपनी घड़ी तक बेच दी थी। आज वो घर 2 मंजिला हो गया था। सुंदर टाइल्स लगी थी, बाहर मेहमानों की गाड़ियां खड़ी थी, संगीत बज रहा था। मेरे पुराने सहकर्मी, रिश्तेदार, पड़ोसी सब आए थे। सब मुझे बधाइयां दे रहे थे। दीनानाथ जी अब तो ऐस है, बेटा इतना बड़ा अफसर, बहू इतनी समझदार, अब बस आराम ही आराम है। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता, पर मेरी नज़रें बार बार रोहित को ढूंढ रही थी। रोहित आज बहुत खुश दिख रहा था। उसने महंगा सूट पहना था। बहू कविता भी सोने के गहने से लदी हुई थी, लेकिन उनकी ये खुशी मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी। पिछले कुछ महीनों से उनका व्यवहार बहुत बदल गया था। पहले जो बेटा मेरे पास बैठकर 2 मिनट बात करने को तैयार नहीं था, वो पिछले 1 महीने से मेरी बहुत सेवा कर रहा था। पापा दवाई ली, पापा जूस पियो, पापा आपके घुटने में दर्द है तो मालिश कर दूं। मुझे लगा शायद मेरी रिटायरमेंट नज़दीक आ रही है, इसलिए उसे मेरी कद्र हो गई है। पिता का दिल तो वैसे भी मोम का होता है, पिघल गया। पार्टी के बीच में रोहित स्टेज पर चढ़ा। उसने माइक हाथ में लिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। आज का दिन मेरे पापा के लिए बहुत खास है, रोहित ने बोलना शुरू किया। इन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए मेहनत की, खुद कम खाया, हमें खिलाया। अब इनकी उम्र आराम करने की है और एक आदर्श बेटे के रूप में मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन्हें वो आराम दूं जो वो हकदार है। सबने तालियां बजाई। मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई, मेरी आंखों में नमी आ गई। तभी रोहित ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। इसलिए इस रिटायरमेंट पर मैं और कविता पापा को एक सरप्राइज़ गिफ्ट दे रहे हैं। उसने लिफाफा खोला और उसमें एक ब्रोशर और कुछ टिकट निकाले। पापा, शहर के शोर शराबे और घर की किचकिच से दूर हमने आपके लिए आनंद धाम में एक डिलक्स कमरा बुक किया है। वहाँ आपकी उम्र के लोग होंगे, डॉक्टर होंगे और हर सुविधा होगी। अब आपको इस घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, परसों की ही आपकी टिकट है। हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने तालियां बजाई। शायद उन्हें लगा कि यह कोई हॉलीडे पैकेज है, लेकिन मैं वहाँ अपनी कुर्सी पर ऐसे जम गया था जैसे किसी ने मुझे लकवा मार दिया हो। आनंद धाम, वो तो शहर का सबसे महंगा वृद्धाश्रम था। मेरा बेटा भरी महफिल में मेरे रिटायरमेंट के दिन मुझे घर से निकालने का ऐलान कर रहा था और वो इसे गिफ्ट का नाम दे रहा था। मैंने अपनी बहू कविता की तरफ देखा। वो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में शर्म नहीं, जीत की चमक थी। मुझे अचानक याद आया 4 दिन पहले की बात। रोहित मेरे पास आया था, हाथों में कुछ कागज लेकर। पापा, आपकी पेंशन और ग्रेच्युटी के पैसे बैंक में सही से इन्वेस्ट करने हैं और घर के टैक्स का कुछ पुराना मामला है। वकील ने साइन मंगवाए हैं, आप यहाँ साइन कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं उस वक्त टीवी के समाचार देख रहा था। मैंने चश्मा नहीं पहना था। मैंने कहा था, बेटा पढ़ तो लूँ? तो उसने हंसकर कहा था, पापा अब अपने सगे बेटे पर भी शक करेंगे? मैं क्या आपकी जायदाद हड़प लूंगा? उस वक्त उसकी वो हंसी मुझे भोली लगी थी। आज वही हंसी मुझे किसी कसाई की तरह लग रही थी। मैंने बिना पढ़े उस कागजों पर साइन कर दिए थे, क्योंकि मैं पिता था और पिता को अपने खून पर शक करना पाप लगता है। रोहित स्टेज से नीचे उतरा और मेरे पास आया। उसने मेरे हाथ में वो लिफाफा थमाया। कैसा लगा सरप्राइज पापा? अब आप आज़ाद हैं जिम्मेदारियों से। मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मेरे आसपास खड़े रिश्तेदार अब कानाफूसी कर रहे थे। अरे जीते जी बाप को निकाल रहा है, क्या ऐसा कलयुगी बेटा है? बेचारे दीनानाथ जी। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सब तमाशा देख रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि चीखूं, उसे थप्पड़ मार दूं, कहूं कि यह मेरा घर है, लेकिन मेरा गला सूख गया। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, मेरा सम्मान, मेरा बेटा, सब एक पल में राख हो गया था। क्या इसीलिए मैंने उसे पढ़ाया लिखाया था? क्या इसीलिए मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर उसकी इंजीनियरिंग की फीस भरी थी? तभी भीड़ को चीरते हुए एक और आवाज आई, वाह रोहित भाई, क्या शानदार गिफ्ट है, लेकिन एक छोटा सा पेच है इस कहानी में। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां मेरे बचपन के दोस्त और हमारे शहर के जाने माने वकील सुधीर गुप्ता खड़े थे। सुधीर के हाथ में एक काली फाइल थी। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श मुझे बता रहा था कि मैं हूँ, चिंता मत कर। रोहित के चेहरे पर सिकन आ गई। सुधीर अंकल, आप तो पार्टी में नहीं आने वाले थे? सुधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा बंटवारा होने वाला है, तो सोचा गवाह के तौर पर आ जाऊं। रोहित थोड़ा घबराया, क्या ऐसा बंटवारा?
सब तय हो चुका है। पापा ने अपनी मर्जी से घर मेरे नाम गिफ्ट डीड के जरिए कर दिया है। ये देखिए कागज। रोहित ने अपनी कोट की जेब से वो कागज निकाले जिन पर मैंने 4 दिन पहले साइन किए थे। उसने उन्हें लहराते हुए कहा, ये रहे लीगल पेपर्स। अब इस घर का मालिक मैं हूँ और मालिक होने के नाते मेरा हक है कि मैं तय करूँ कि कौन यहाँ रहेगा। मैं सुधीर की तरफ देखने लगा। मेरी आंखों में सवाल थे। सुधीर ने मुझे आंख से इशारा किया और माइक की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं और उनके साथ ऐसा धोखा पाप है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे कहानी में जो हुआ वो हर उस बेटे के लिए एक सबक है जो सोचता है कि बूढ़े माँ बाप बेवकूफ़ होते हैं। सुधीर ने माइक हाथ में लिया। रोहित बेटा, तुम अच्छे इंजीनियर हो सकते हो लेकिन कच्चे खिलाड़ी हो। तुमने अपने पापा से साइन तो करवाए लेकिन यह नहीं देखा कि दीनानाथ अवस्थी जो पोस्ट मास्टर है जिसने 35 साल बिना चश्मे के पते पढ़े हैं। रोहित ने हकलाते हुए कहा, मतलब? सुधीर ने अपनी काली फाइल खोली। दीनानाथ, क्या तुम्हें याद है जिस दिन रोहित तुमसे साइन करवा रहा था उस दिन सुबह मैंने तुम्हें फ़ोन किया था? मुझे याद आया। हाँ, सुधीर का फ़ोन आया था। उसने कहा था, यार दीनानाथ, आजकल प्रॉपर्टी फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। मैंने सुना है तेरा बेटा कुछ वकीलों के चक्कर काट रहा है, तो जो भी साइन करेगा ध्यान से करना। मैंने उस वक्त उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया था लेकिन जब रोहित मेरे पास कागज़ लाया था तो सुधीर की वो बात मेरे दिमाग के किसी कोने में अटक गई थी। रोहित जब पानी लेने रसोई गया था तो मैंने जल्दी से अपना चश्मा ढूंढकर कागज का पहला पन्ना पढ़ा था। उस पर लिखा था दान पत्र, गिफ्ट डीड। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बेटा मुझसे मेरा घर दान में ले रहा था। मेरा दिल टूटने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र मेज पर पड़े एक और फोल्डर पर पड़ी। वो बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा रोहित लाया था। वो पुराने बीमा के कागजों का फोल्डर था। उस वक्त मेरे अंदर का पिता मर गया था और एक सतर्क इंसान जाग गया था। मेरे कांपते हाथों से फोल्डर बदल दिए थे। जब रोहित पानी लेकर आया तो मैंने नकली मुस्कुराहट के साथ उस दूसरे फोल्डर के कागजों पर साइन कर दिए थे जो दरअसल मेरी ही पुरानी रद्दी पॉलिसी के रिन्यूअल फॉर्म थे। रोहित ने खुशी खुशी वो फोल्डर उठाया और बिना चेक किए अपनी तिजोरी में रख दिया। उसे इतना घमंड था कि उसका अनपढ़ बाप क्या ही समझेगा। सुधीर ने माइक पर सबको संबोधित करते हुए कहा, रोहित, जिन कागजों को तुम गिफ्ट डीड समझकर लहरा रहे हो जरा उन्हें खोल कर पढ़ो तो सही। रोहित ने जल्दी से कागज देखे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगी। वो कागज घर के नाम के नहीं बल्कि 10 साल पुरानी एक बाइक इंश्योरेंस के एक्सपायर्ड कागज थे जिनके पीछे मैंने साइन किए थे। ये क्या है? रोहित चिल्लाया। ये वो कागज नहीं है, तुमने बदले हैं पापा। आपने मेरे साथ धोखा किया। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। पहली बार मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी महसूस हुई। मैंने रोहित की आंखों में देखा, धोखा मैंने नहीं, तूने शुरुआत की थी बेटा। तूने सोचा तेरा बाप बूढ़ा हो गया है तो उसकी अकल भी रिटायर हो गई है। तू मुझे मेरे ही घर से निकाल कर उसे तोहफा कर रहा था। कविता जो अब तक चुप थी चिल्लाई, लेकिन पापा जी, आपने तो कहा था कि सब हमारा है, ये घर, ये पैसा, हम आपका ख्याल ही तो रखते हैं थे। मैंने हंसते हुए कहा, ख्याल? आश्रम भेजकर ख्याल रखा जाता है। और सुन कविता, जिस घर की मालकिन बनने के सपने तुम देख रही हो वो घर आज भी दीनानाथ अवस्थी के नाम है। और आज अभी इसी वक्त मैं एक नया घोषणा करता हूँ। मैंने सुधीर के हाथ से वो काली फाइल ली। ये मेरी असली और नई वसीयत है जो मैंने और सुधीर ने कल ही रजिस्टर करवाई है। मैंने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। मैं दीनानाथ अवस्थी पूरे होशो आवाज में यह लिखता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा यह मकान, मेरी जमा पूंजी और मेरी पेंशन का नॉमिनी मेरा बेटा रोहित या मेरी बहू कविता नहीं होंगे। पूरे हॉल में सन्नाटा था। सुई गिरने की भी आवाज़ सुनी जा सकती थी। रोहित के पैर कांप रहे थे। तो फिर कौन है? किसी रिश्तेदार ने पीछे से पूछा। इस संपत्ति का आधा हिस्सा अनाथ आश्रम को जाएगा और बाकी आधा हिस्सा। मैंने भीड़ में खड़े अपने पुराने नौकर रामू काका को बुलाया। रामू काका पिछले 20 साल से हमारे घर का काम कर रहे थे। जब मेरी पत्नी बीमार थी तो रोहित बेंगलोर में मजे कर रहा था, तब रामू ने ही मेरी पत्नी की सेवा की थी। बाकी आधा हिस्सा रामू के नाम होगा जिसने बेटे से बढ़कर मेरा साथ दिया। रोहित दौड़कर मेरे पैरों में गिर पड़ा। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? हमारी नाक कट जाएगी। मैं आपका बेटा हूँ, आपका खून हूँ। मैंने अपना पैर पीछे खींच लिया। खून? जिस खून ने मुझे घर से निकालने की साजिश रची वो पानी हो चुका है। रोहित, तुम दोनों को लगता था कि मैं बोझ हूँ, तो ठीक है, आज से मैं वो बोझ हटा रहा हूँ। यह घर मेरा है और मेरा आदेश है कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम दोनों अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओगे। कविता रोने लगी। पापा जी, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो फ्लैट भी बुक नहीं है अभी। मैंने कहा, वो आनंद धाम का टिकट है ना तुम्हारे पास? 2 लोग आराम से रह सकते हैं वहाँ, बहुत सुख सुविधाएं हैं। तुम ही कह रहे थे। हॉल में मौजूद लोग जो पहले तमाशा देख रहे थे अब तालियां बजाने लगे, लेकिन इस बार तालियां बेटे के लिए नहीं, एक पिता के स्वाभिमान के लिए थे। सुधीर ने मेरी पीठ थपथपाई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। क्या रोहित आसानी से घर छोड़ देगा या वो कोई और चाल चलेगा? जानने के लिए बने रहे। अगर आपको लगता है कि पिता ने सही किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। रोहित गुस्से में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब शर्मिंदगी नहीं, नफरत थी। आप मुझे घर से नहीं निकाल सकते। मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं साबित कर दूंगा कि आप मानसिक रूप से बीमार है, सठिया गए हैं। देखो, गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितना मेरा बेटा बदल गया। अभी पैरों में पड़ा था, अब धमकी दे रहा था। सुधीर ने हंसते हुए कहा, बेटा रोहित, कोर्ट जरूर जाना, लेकिन याद रखना मैं वही वकील हूँ जिसने तुम्हारी डिग्री के कागज अटेस्ट किए थे। और रही बात मानसिक संतुलन की, तो आज की पार्टी की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। इसमें साफ दिख रहा है कि कौन साजिश कर रहा है और कौन जवाब दे रहा है। अगर तुम कोर्ट गए
तो धोखाधड़ी और सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत तुम्हें जेल भी हो सकती है। 420 का केस बनेगा, नौकरी भी जाएगी और समाज में इज्जत तो खैर बची ही नहीं। जेल और नौकरी का नाम सुनते ही रोहित का गुब्बारा फूट गया। वो जानता था कि सुधीर अंकल को कानून का कितना ज्ञान है। वो फिर से गिड़गिड़ाने लगा, पापा पोते का तो सोचो, चिंटू आपके बिना कैसे रहेगा? यह तो उनकी आखिरी चाल होती है, बच्चे का इस्तेमाल। मेरा दिल एक पल के लिए पसीजा। चिंटू मेरा प्यारा पोता। लेकिन फिर मुझे याद आया कि अगर आज मैं पिघल गया तो कल ये लोग चिंटू के सामने ही मुझे जलील करेंगे, और चिंटू क्या सीखेगा? यही कि माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करो और फिर माफ़ी मांग लो। मैंने सख्त आवाज़ में कहा, चिंटू मेरा पोता है, वो मुझसे जब चाहे मिल सकता है, लेकिन तुम दोनों नहीं। तुम लोगों ने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, तुमने एक पिता का गुरूर तोड़ा है। और रही बात चिंटू की, तो उसे मैं सिखाऊंगा कि बड़ों की इज्जत कैसी की जाती है, ताकि वो बड़ा होकर तुम जैसा न बने। उस रात पार्टी जल्दी खत्म हो गई, मेहमान चले गए, घर में सन्नाटा था। लेकिन वो सन्नाटा मातम का नहीं, शांति का था। रोहित और कविता रात भर पैकिंग करते रहे। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, अपनी पत्नी की तस्वीर उठाई और उससे कहा, देख रही हो सुनैना, आज मैंने अपना घर बचा लिया। थोड़ा दर्द हुआ पर अब सुकून है। असली सुबह जब वो दोनों अपना सामान लेकर जा रहे थे तो मैंने बालकनी से देखा। रोहित ने एक बार मुड़कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में पछतावा था या नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी। रामू काका मेरे पास चाय लेकर आए, उनकी आंखों में आंसू थे। मालिक, आपने मेरे लिए इतना बड़ा। मैंने चाय का कप लिया और मुस्कुराया। रामू, रिश्ते खून से नहीं एहसान से बनते हैं, एहसास से बनते हैं। जिसने सेवा की वो मेवा पाएगा, और जिसने धोखा दिया वो ठोकर। आज मैं अपने घर में अकेला हूँ, पर तन्हा नहीं हूँ। सुधीर रोज शाम को आता है, हम शतरंज खेलते हैं, रामू मेरा ख्याल रखता है, और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मुझे किसी के टुकड़ों पर पड़ने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, चाहे आप अपने बच्चों से कितना भी प्यार करें, अपनी आर्थिक आज़ादी और अपने सिर की छत उनके नाम तब तक मत कीजिए जब तक आप जिंदा हैं। गिफ्ट, डीड या वसीयत सोच समझ कर बनाएं। दूसरी, सतर्क रहें। अगर आपका बेटा या बेटी अचानक बहुत ज़्यादा मीठे बनने लगे और कागजों पर साइन मांगे तो चश्मा पहनना मत भूलिए। और तीसरी, आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर औलाद नालायक निकल जाए तो उसे ज़िंदगी से बाहर करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि इज्जत की रोटी अकेले खाना अपमान के पकवान खाने से लाख गुना बेहतर है। क्या आपके आसपास भी ऐसे किस्से हुए हैं? क्या आपको लगता है कि दीनानाथ जी ने सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम ऐसी ही सच्ची और जज्बाती कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अपने माता पिता के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें, शायद यह किसी की आंखें खोल दे। धन्यवाद। जय हिंद।